इंसान को जब अचानक से धोखा मिलता है वो पूरी तरीके से टूट के बिखर जाता है। पर जब उसे ये मालूम चलता है कि धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही है, वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करे तो करे क्या। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद, और इसी गाज़ियाबाद का सेक्टर 71 के अपार्टमेंट में रहने वाला समाजवादी पार्टी का नेता अनिल यादव जो समाजवादी पार्टी का नेता ही नहीं है बल्कि नगर के महासचिव भी है। अनिल की पत्नी का नाम है सरिता। अनिल के 2 बच्चे भी हैं। वैसे तो अनिल नोएडा के बहलोलपुर का रहने वाला है। अनिल के पिता का नाम है छोटे लाल यादव। छोटे लाल के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 5 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 3 बेटियां। बड़ा बेटा अनिल यादव और दूसरा बेटा सुनील। अनिल अपने ही इलाके से बीए तक की पढ़ाई करता है। जैसे ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद से अपनी पत्नी के साथ गाज़ियाबाद के सेक्टर 71 में आ जाता है और यहीं पे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर देता है। हालांकि अनिल को राजनीतिक में काफ़ी दिलचस्पी होती है, इसीलिए समाजवादी पार्टी का दामन भी थाम लेता है और नगर का महासचिव भी बन जाता है। अनिल अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूं मैं 20 अप्रैल 2014 की शाम के करीब 8 बजे के आसपास। दरअसल अनिल की पत्नी सुनीता के नंबर पे एक लड़की फ़ोन करती है जिसका नाम है हीना भी, जो इसी सेक्टर 71 के एक किराए के फ्लैट में रहती है। हीना सरिता से कहती है कि दरअसल अनिल की हत्या कर दी गई है और अनिल की डेड बॉडी मेरे ही फ्लैट पे पड़ा है। इससे पहले कि सरिता हीना से कोई और सवाल जवाब करती, हीना फ़ोन कट कर देती है और साथ ही साथ अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लेती है। लेकिन इस बात की जानकारी जब इधर अनिल की पत्नी सुनीता को मालूम चलता है, सुनीता काफ़ी परेशान होती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। इसीलिए सुनीता अपने देवर सुनील के नंबर पर फ़ोन करती है और सुनील से सारी बात बताती है। इधर सुनील को जैसे ही मालूम चलता है, सुनील अपने दोस्त को लेकर सीधे हीना के फ्लैट पर पहुंच जाता है। लेकिन हीना के फ्लैट पर पहुंचता है तो देखता है कि बाहर दरवाजे पे कुंडा लगा हुआ है। सुनील अपने दोस्त के माध्यम से दरवाजे का कुंडा खोलता है और खोलकर कमरे के अंदर एंट्री करता है। लेकिन जैसे ही घर के अंदर एंट्री करता है, अंदर का नज़ारा देख सुनील जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। दरअसल उसके भाई अनिल काफ़ी गंभीर अवस्था में फर्श पे पड़ा हुआ था। उसके हाथ के नस पे किसी तेजधार हथियार को चला दिया गया था। सुनील जैसे ही अपने भाई को इस स्थिति में देखता है, अपने दोस्त की मदद से अपने भाई को लेकर के नज़दीकी फोर्टिस हॉस्पिटल में जाता है। लेकिन डॉक्टर जब अनिल को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि अनिल की रास्ते में ही मौत हो चुकी है। साथ ही साथ डॉक्टर इस बात की जानकारी पुलिस को भी दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ हॉस्पिटल में पहुंचती है। सबसे पहले अनिल की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए अनिल की पत्नी सुनीता से पूछताछ करती है। सुनीता भी हीना का ही नाम बता देती है। जैसे ही हीना का नाम लेती है, पुलिस सुनीता से पूछताछ करती है कि यह हीना कौन है। इस पर सुनीता पुलिस को जवाब देती है कि साहब, हीना मेरे पति के साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है। दरअसल शाम के वक्त मेरे पति हीना से मिलने के लिए उसके फ्लैट पे गए थे, लेकिन करीब 8 बजे के आसपास हीना मेरे नंबर पे फ़ोन की और सारी बात बताई। जैसे ही सरिता हीना का नाम लेती है, पुलिस हीना के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके फ्लैट पे जाती है। लेकिन पुलिस को हीना नहीं मिलती है। उसके बाद से पुलिस अब हीना की हर जगहों पे तलाश करना शुरू कर देती है, लेकिन हीना भी कोई कम चालाक नहीं थी। दरअसल हीना और पुलिस के बीच अब आंख मिचौली का खेल शुरू हो जाता है। पुलिस अपना तमाम कोशिश कर लेती है। लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है। तभी 29 अप्रैल 2014 को पुलिस को मालूम चलता है कि हीना कोर्ट में सरेंडर करने वाली है। इससे पहले कि हीना कोर्ट में जाकर के सरेंडर करती, कोर्ट के बाहर पुलिस अपनी जाल बिछा देती है। लेकिन हीना भी पुलिस के आंखों में धूल झोंकते हुए नकाब पहनकर कोर्ट में सरेंडर कर देती है, जिसकी वजह से अदालत उसे जेल भेज देती है। हीना जैसे ही जेल चली जाती है, उसके बाद से पुलिस कोर्ट में रिमांड की अवधि लगाती है और फिर हीना को 12 घंटों के लिए अपने कस्टडी में ले लेती है।
पुलिस जब हिना से अनिल के हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो हिना भी इधर उधर की बातचीत करने लगती है। लेकिन पुलिस जब हिना के ऊपर सख्ती दिखाना शुरू करती है तो आखिरकार हिना अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन हिना जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में कहीं ना कहीं लोगों का इंसानियत से ही भरोसा खत्म हो जाती है। हिना के पिता का नाम है साबिद खान। साबिद जो मुरादाबाद का रहने वाला है। साबिद के परिवार में उसकी पत्नी शकीला के अलावा 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटियां और 2 बेटे। साबिद जो मेहनत मजदूरी का काम करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता है। साबिद जब अपने 2 बच्चियों की शादी कर देता है, उसके बाद से साबिद की भी मौत हो जाती है, जिस वजह से उसके परिवार की माली हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। अब घर की सारी जिम्मेदारी साबिद के दोनों बेटों पे आ जाती है। साबिद के दोनों बेटे मेहनत मजदूरी तो करते हैं, लेकिन घर की माली हालत जब ठीक नहीं होती है, वो गलत रास्तों का चुनाव कर लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। बार बार जेल जाने की वजह से पुलिस भी अब साबिद के घर का चक्कर लगाने लगती है, जिसकी वजह से साबिद की पत्नी शकीला काफ़ी परेशान हो जाती है। और आखिरकार शकीला एक दिन अपने दोनों बेटों और बेटी हिना को लेकर दिल्ली के मौजपुर में आ जाती है और इसी मौजपुर में एक किराए का कमरा लेकर अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। इधर हिना भी गरीबी के चलते अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती है, बड़ी मुश्किल से 3री क्लास तक पढ़ाई करती है। लेकिन हिना पढ़ाई भले ही कम करती है, लेकिन देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही तेज तरार भी है। हिना जब दिल्ली में पहुंचती है, दिल्ली की जब चकाचौंध नगरी को देखती है तो देखकर उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। हिना भले ही गरीब परिवार से थी, लेकिन उसके सपने काफ़ी बड़े थे। हिना अपने सपनों को पूरा करने के लिए तरह तरह की तरकीबें बनाने लगती है। इसी सिलसिले में हिना के उसी के पड़ोस के रहने वाला आसिफ से मुलाकात होती है और आसिफ और हिना के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि आसिफ और हिना के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, खूबसूरत प्रेमिका पाकर आसिफ भी बड़ी काफ़ी खुश होता है और हिना के ऊपर ढेरों सारे पैसे भी खर्च करता है। लेकिन हिना का टारगेट आसिफ नहीं था। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन आसिफ को हिना की सच्चाई मालूम चल जाता है। दरअसल आसिफ के साथ में जब हिना का प्रेम प्रसंग चलता है, उसी दौरान हिना का दरियागंज का भी रहने वाला एक लड़का के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जैसे यह सारी सच्चाई आसिफ को मालूम चलता है, आसिफ इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और आखिरकार एक दिन अपने आप को ख़त्म कर लेता है। लेकिन इससे हिना के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हिना वैसे ही अपनी ज़िंदगी को जीती है, लेकिन दरियागंज के जिस लड़के के साथ में उसका प्रेम प्रसंग चलता है, हिना को लगता है कि उस लड़के के साथ भी मेरा गुजारा नहीं हो सकता है। इसीलिए हिना उस दरियागंज वाले आशिक को भी छोड़ देती है। लेकिन जैसे इस तरह का रास्ता अपनाती है, इस बात की जानकारी जब उसकी माँ शकीला को मालूम चलता है, वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और फिर आनन फानन में अपनी बेटी की निकाह कर देती है। हिना शादी तो कर लेती है, अपने पति के पास जाकर रहती भी है, लेकिन अपने पति के साथ भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाती है। 1 साल के बाद हिना की एक बच्ची भी हो जाती है, लेकिन ठीक उसके कुछ महीने बाद हिना अपने पति से तलाक लेकर फिर से अपने मायके में आ जाती है। हालांकि जब अपनी बच्ची को लेकर अपने मायके में आती है, घर की माली हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि उस वक्त तक हिना की बड़ी बहन इसरत भी अपने पति से तलाक लेकर अपने माँ के पास आ चुकी थी। अब हिना और इसरत दोनों मिलकर के एक बिजनेस शुरू करने के लिए प्लान बनाते हैं। हिना अपनी बहन इसरत को लेकर के गाज़ियाबाद में आ जाती है और फिर यहाँ पे दोनों मिलकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर देते हैं, जिसमें थोड़े बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन इसी प्रॉपर्टी डीलिंग के दौरान हिना को नकली नोट कारोबारियों के बारे में मालूम चलता है। उसके बाद से हिना अपनी बहन को लेकर नकली नोट को चलाने के धंधे में उतर जाती है और साथ ही साथ अपने इस टीम में 3 लड़कों को भी शामिल कर लेती है, जिसमें से एक का नाम है जुनेद, दूसरे का नाम है रफ़ीक और तीसरे का नाम है मैनुद्दीन, जिसमें रफ़ीक और मैनुद्दीन बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। उसके बाद से ये पांचों मिलकर नकली नोट चलाने का धंधा शुरू कर देते हैं, जिसमें हिना और उसकी बहन कम समय में अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। पर यह धंधा भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है और आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी पुलिस को मालूम चल जाती है। इधर पुलिस को जैसे ही मालूम चल जाती है, पुलिस अब
इन सबके ऊपर नज़र रखना शुरू कर देती है और आखिरकार 23 अप्रैल 2013 को पुलिस इन पांचों को अपने कस्टडी में ले लेती है, जिसकी वजह से हिना अपनी बहन के साथ डसना जेल चली जाती है। जेल में जाने के बाद हिना काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि जेल के अंदर जो उसके साथ सख्ती की जाती है हिना को बर्दाश्त नहीं हो पाती है। हिना एकदम से बेचैन तो हो उठ पाती है, लेकिन कोई उसका जानने वाला भी नहीं होता है जो हिना का बेल करा सके। इसी जेल में हिना की मुलाकात वर्षा नाम की एक लड़की से होती है। दरअसल वर्षा के ही जानने वाला समाजवादी पार्टी का नेता अनिल यादव है। अनिल यादव अक्सर जेल में वर्षा से मिलने के लिए जाता है। इधर जैसे ही हिना को अनिल यादव के बारे में मालूम चलता है, एक दिन वर्षा से कहती है कि तुम कैसे भी करके अनिल से बोलकर मेरा बेल करवा दो, क्योंकि मैं बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। जब अपने सारे दुखड़े को सुनाती है, वर्षा भी उसे तसल्ली दे देती है। अगली बार जब अनिल जेल में वर्षा से मिलने के लिए जाता है तो वर्षा अनिल को हिना से मुलाकात करवाती है। हिना कैसे भी रो धो करके अपना सारा दुखड़ा अनिल को सुनाती है। अनिल जो बेहद ही सीधा साधा इंसान है, हिना को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम टेंशन ना लो, कैसे भी करके मैं तुम्हारा बेल करवाऊंगा। साथ ही साथ जा करके हिना की माँ शकीला से मुलाकात करता है। शकीला कहती है कि मुझे बेल के लिए गारंटर तो मिल गया है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। अनिल बेल कराने के लिए पैसा ही नहीं देता है, बल्कि अपनी तरफ से एक वकील भी हायर कर देता है और फिर उसके बाद से हिना और उसकी बहन दोनों की बेल भी करवा देता है। हिना जैसे ही बेल पे छूट करके अपने घर पे आती है, उसी दिन कसम खा लेते कि अब वो कोई गलत काम नहीं करेगी। साथ ही साथ अब अनिल से भी लगातार टच में रहने लगती है, लेकिन जब अपने माँ के साथ रहने लगती है, पैसों की तंगी हो जाती है। एक दिन अपनी बहन के साथ जब ज्वेलरी शॉप में जाती है, हिना का फिर से कदम बहक जाता है। दरअसल वहाँ से कुछ ज्वेलरी चुरा लेती है, लेकिन बदकिस्मती से वहीं पे पकड़ी जाती है और कुछ ही दिन के बाद हिना को फिर से जेल जाना पड़ जाता है। लेकिन इस बार जब जेल में जाती है, इस बात की जानकारी अनिल यादव को नहीं मालूम चलता है। इधर उसी जेल में अब हिना की मुलाकात हिस्ट्री सीटर नाजिम से होती है। नाजिम जो जौनपुर जिला के नजीबाबाद का रहने वाला है। हिना जानबूझ करके जाकर नाजिम से मुलाकात करती है, क्योंकि हिना को पूरा यकीन होता है कि नाजिम ही उसका बेल करा सकता है। जाकर उससे कहती है कि कैसे भी करके मेरा बेल करा दो। नाजिम हिना का बेल कराने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन उसके सामने एक शर्त भी रखता है। कहता है कि मैं तुम्हारा बेल तो करा दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हिना जो कैसे भी करके जेल से बाहर आना चाहती थी, नाजिम की शर्त मान लेती है। उसके बाद से नाजिम अपने लोगों से बातचीत करता है और हिना का बेल करवा देता है। हिना जब घर पे आती है तो उसकी माँ शकीला भी उसे काफ़ी फटकार लगाती है, जिस वजह से माँ और बेटी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, हिना गुस्से में आकर अपना घर छोड़ देती है और सीधे जाकर अनिल से मुलाकात करती है और अनिल से कहती है कि मैंने अपना घर छोड़ दिया है और मुझे कुछ दिन ठहरने के लिए तुम्हारे घर की ज़रूरत है। अनिल भी हिना को अपने घर पे रख लेता है। हिना जब अनिल के घर में रहती है, उसके पूरे परिवार से इस तरीके से बातचीत करती है कि अनिल का पूरा परिवार भी हिना को काफ़ी हद तक पसंद कर लेता है। लेकिन हिना एक दिन अनिल से कहती है कि मैं इस तरीके से कब तक तुम्हारे घर में पड़ी रहूँगी, कोई काम हो तो दिला दो और साथ ही साथ एक मुझे किराए का कमरा भी दिला दो। अनिल अपने ही प्रॉपर्टी के काम में हिना को रख भी लेता है और इसी सेक्टर 71 में एक किराए का फ्लैट भी दिलवा देता है, जहाँ पे हिना अकेले रहने लगती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इधर नाजिम भी बेल पे बाहर हो जाता है और आकर सीधे हिना से मुलाकात करता है और उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। हिना भी नाजिम से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और जाकर अनिल से बताती है। अनिल का पूरा परिवार मिलकर हिना का निकाह जाकर नाजिम से करवा देते हैं। उसके बाद से नाजिम हिना के साथ ही रहने लगता है। लेकिन एक दिन हिना फिर से जाकर अनिल से मुलाकात करती है और कहती है कि मुझे 6 लाख रुपये कर्ज में चाहिए। दरअसल मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। जैसे ही 6 लाख रुपये की डिमांड करती है, अनिल उसे देने का वादा तो करता है, लेकिन इससे पहले जाकर अपने पिता से बातचीत करता है। 6 लाख रुपये देने की जब बात कहता है, अनिल के पिता भी उसे 6 लाख रुपया दे देता है। अनिल वो 6 लाख रुपया ला करके हिना को दे देता है, लेकिन हिना उन पैसों से अपना बिजनेस नहीं करती है,
बल्कि नाजिम के साथ गुलछर्रे उड़ाने लगती है और साथ ही साथ नाजिम के साथ मिल करके अपने ही इलाके में ठेके दिलाने का काम शुरू कर देती है। जिस दौरान हिना की 2 लोगों से मुलाकात होती है, जिसमें से एक का नाम है रफ़ीक और दूसरे का नाम है संदीप। हिना सोचती है कि जब वक्त आएगा अनिल के सारे पैसे वापस कर देगी। धीरे धीरे जब वक्त गुजरना शुरू होता है, इधर 8 मई 2014 को अनिल की बहन की शादी तय हो जाती है। इसीलिए अनिल अब हिना से अपना 6 लाख रुपये वापस मांगता है, लेकिन हिना के पास पैसा ही नहीं होता है कि वो अनिल को वापस कर सके। बार बार कहने के बावजूद भी जब हिना पैसे वापस नहीं कर पाती है, अनिल अब उसे धमकी देने लगता है। जैसे ही धमकी देता है, ये सुनकर हिना भी काफ़ी डर जाती है, क्योंकि हिना को मालूम था कि अनिल समाजवादी पार्टी का एक नेता है, उसकी पहुंच भी काफ़ी है। इस बारे में जब नाजिम से बातचीत करती है तो नाजिम उसे सुझाव देते हुए कहता है कि तुम्हारे पास मात्र एक ही रास्ता है कि अनिल को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। अनिल को जब इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, हिना भी नाजिम की बात मान लेती है और फिर दोनों मिल करके अनिल को इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र बनाते हैं। और इसी षड्यंत्र के तहत 20 अप्रैल 2014 को शाम के वक्त हिना अनिल के नंबर पर फ़ोन करती है और पैसे देने के बहाने अपने फ्लैट पे बुलाती है। उस वक्त फ्लैट पे हिना के दोनों दोस्त संदीप और रफ़ीक भी बैठे हुए थे। करीब 8 बजे के आसपास अनिल जब हिना के फ्लैट पे जाता है, वहाँ पे वो सब बैठ कर के शराब पी रहे थे। जब पैसे मांगता है, हिना पैसे देने के लिए तैयार नहीं होती है। इसी बात को लेकर हिना और अनिल के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। जैसे ही झगड़े तकरार शुरू होता है, हिना, नाजिम और उसके दोनों दोस्त मिलकर के अनिल की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। साथ ही साथ उसके हाथ के नस पे एक तेज़धार हथियार भी चला देते हैं और सब के सब मौके से फरार हो जाते हैं। इधर हिना भी जब अपने घर से बाहर निकलती है, उससे पहले अनिल की पत्नी सुनीता के नंबर पर फ़ोन करती है और उससे बता देती है कि तुम्हारी पति की हत्या कर दी गई है और उसकी डेड बॉडी मेरे ही फ्लैट पे पड़ा है। उसके बाद से अपने घर के बाहर दरवाजे पे कुंडा लगाती है और मौके से खुद भी फरार हो जाती है। वाकई में हिना जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस हिना के तहरीर पे उसके पति नाजिम और दोनों दोस्त, इन तीनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।